बात करेंगे रूस और यूक्रेन को लेकर। युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तमाम कोशिशें विफल होती दिख रही हैं। वार्ता के तीसरे चरण को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं है। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सदियों से विध्वंसक युद्ध की तैयारी की जा रही है और हालात ऐसे हैं कि यूरोप में परमाणु घमासान शुरू हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने 2 परमाणु संयंत्रों पर हमला करके रूस का पारा बढ़ा दिया है और जैपोरिजिया और कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला किया गया है। रेडिएशन रिसाव की आशंका बढ़ गई है। दरअसल ये यूक्रेन का नया पैटर्न है। अब रूस को रोकने के लिए वो परमाणु विस्फोटक का सहारा ले रहा है, जबकि यूक्रेन को ये समझना होगा कि एटमी बवंडर में पूरा यूरोप घिर सकता है। तो वहीं रूस भी यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहा है और रूस के टैंक, आर्मर्ड व्हीकल और सैनिक लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और अब युद्ध विराम की संभावना बेहद कम हो चुकी है। इसलिए रूस यूक्रेन लगातार जो है यूक्रेन का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए कीव में कोहराम मचा हुआ है। जेलेंस्की ने नाटो देशों से मदद की गुहार लगाई है और अब नाटो ने ब्लूप्रिंट बनाया है जिससे रूस को फिलहाल आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसी विषय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, उसका रुख करेंगे, जहां रूस को रोकने के लिए नाटो का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस ने एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया है और ब्रिटेन ने जेलेंस्की को खुफिया प्लान दिया है और ये प्लान बनाकर दिया है। रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्लान है और यूक्रेन के ड्रोन हमले के लिए तैयार है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकने के बजाय अब नए आयाम पर पहुंचता नजर आ रहा है और जिस तरीके से यूक्रेन रूस के ऊपर हमले कर रहा है, इन हमलों से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूक्रेन भी अब रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन भी अपने हमलों को लगातार आगे जारी रखेगा। ये जानकारी जो है इस बीच में निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर है ये। ब्रिटेन ने जेलेंस्की को ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एक प्लान तैयार करके दिया है ये और यूक्रेन के जो ड्रोन हमले हैं वो भी उसके लिए तैयार है। ये बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आ रही है। रूस को रोकने के लिए नाटो का नया ब्लूप्रिंट ये सामने आया है। रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट जो है यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है, ये बड़ी खबर। और ब्रिटेन ने जेलेंस्की को खुफिया प्लान बनाकर दिया है, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्लान तैयार किया गया है और यूक्रेन के ड्रोन हमले के लिए ये प्लान तैयार किया गया है, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। रूस को रोकने के लिए नाटो का नया ब्लूप्रिंट सामने आया है और रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने के लिए ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस के जो एनर्जी सेक्टर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन वहां पर लगातार हमले कर रहा है। तो ये जानकारी जो है इस बीच निकल कर सामने आ रही है, जहां एक और इस लड़ाई के खात्मे को लेकर बातें जो है कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि युद्ध जो है ख़त्म होगा, लेकिन जिस तरीके से हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन रूस के ऊपर अब हमले कर रहा है, उसे देखने के बाद कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होगा। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो युद्ध विराम जो है वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगातार ट्रंप की कोशिशों के बावजूद भी युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने मध्यस्थता करने का प्रयास लगातार किया, लेकिन ये मध्यस्थता काम आती नजर नहीं आ रही है और ये मध्यस्थता जो है वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि युद्ध लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे ऊपर हमले लगातार कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। लगातार दोनों देशों के हमले जो हैं कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन ने भी अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से इन हमलों को लेकर बात की जाए, एक और युद्ध विराम की बातें कही जाती हैं, लेकिन इस बीच जो यूक्रेन है अगर उसको लेकर बात की जाए त्यागी जी, तो यूक्रेन की स्थिति भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही। एक और वो रोता नजर आता है, एक और ये कहता नजर आता है कि हमारे पास हथियार नहीं है हमले करने के लिए, हमारे पास मैन पावर नहीं है, लोगों से मदद मांगता है और युद्ध विराम की बातें करता है। लेकिन दूसरी ओर वो रूस पर भी हमले करता है और रूस को फिर उकसाता है हमले करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यूक्रेन
अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। असलियत तो यह है कि उसने खुदकुशी कर ली है। ये बात तो सच है कि यूरोपियन कंट्रीज के कहने पर उसने रशिया की ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर पिछले ही कुछ दिनों में 10 बड़ी रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से रशिया की तेल आपूर्ति में करीब 27% की कमी आ गई। ये तो हुआ कि एक नुकसान किया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने हंगरी और स्लोवाकिया के लिए जाने वाली जो गैस पाइपलाइन थी उसको नष्ट कर दिया। तो वो दो देश जो पहले से ही उससे नाराज थे, अब उसके खिलाफ हो गए। ऐसे ही ये भी बात सामने निकल के आई कि नॉर्ड स्ट्रीम 1, जिसको बंद कर दिया गया था, जो पाइपलाइन थी जर्मनी और रशिया के बीच में, गैस पाइपलाइन, उसको भी अटैक तोड़ने वाला, ध्वस्त करने वाला यूक्रेनियन ही था। और तीसरा, अब जो आज की खबर है वो ये कि पोलैंड पोलैंड ने दरअसल में यूक्रेन के सबसे ज्यादा शरणार्थियों को शरण दी है। करीब 1 करोड़ से ज्यादा औरतें और बच्चे वहां शामिल हैं। लेकिन वहां के प्रेसिडेंट ने उस रिफ्यूजी एड बिल के ऊपर विटो लगा दिया और कह दिया कि अब इनकी हेल्थ केयर, इनकी रिफ्यूजी केयर, इनको जो सुविधाएं मिलती थी वो नहीं मिलेंगी। और ये तो पहला पार्ट है। अगला पार्ट ये होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन का जो एलन मस्क का है, उसका स्टार लिंक का इस्तेमाल यूक्रेन करता है, लेकिन पैसा उसका भरता है पोलैंड। पोलैंड उसको मना करने वाला है, यानी कि स्टार लिंक की सर्विसेज भी यूक्रेन को नहीं मिलेंगी। उसने उन यूरोपियन कंट्रीज को जिन्होंने फायदा पहुंचाया, जिन्होंने हथियार दिए, जो उसके साथ खड़े रहे, उन्हीं के साथ में षड्यंत्र किया। तो यूक्रेन की पॉलिसी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मगर इसके ऊपर जो आखिरी प्रहार किया, वो प्रहार किया है रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने। और वो बड़ा सटीक बोलते हैं और सच बोलते हैं, जैसा हम लोगों को प्रतीत होता है। उन्होंने ये कहा जी। कि जब अलास्का में मीटिंग हुई थी पुतिन की और ट्रंप की, उस मीटिंग में हमने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर लचीलापन दिखाया था, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी। लेकिन ये यूक्रेन का कैसा स्टेटमैन है, कैसा लीडर है कि किसी भी बात के लिए वो ना ही बोलता है। और वैसे भी ये इलीगल लीडर है। 2024 में इसका कार्यकाल खत्म हो चुका था। लिहाजा हम कोई कंप्रोमाइज यूक्रेन के साथ नहीं करेंगे। अब इधर आप ट्रंप पे आइए। जो ट्रंप है वो ये बोलते हैं, पहले तो वो ये बोलते थे कि बिडेन ने बड़ी गलती करी। जो बिडेन ने यूक्रेन को केवल डिफेंसिव हथियार दिए। कोई युद्ध बगैर ऑफेंस के नहीं जीता जा सकता, लिहाजा यूक्रेन को हमले करने चाहिए। फिर उन्होंने 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें यूक्रेन को देने के लिए कहा। सही मायने में कहें तो सीधे सीधे आदेश दिया कि रूस के ऊपर हमला करें। फिर उन्होंने कहा यूक्रेन को कि नहीं, आप रूस के अंदर जाके हमला नहीं करें। अब ऐसे लीडर की क्रेडिबिलिटी को आप क्या कहेंगे? लिहाजा ट्रंप की बातों के ऊपर टिके रहना ही बड़ा मुश्किल काम है। पर इसके बाद भी यूक्रेन किसी कीमत के ऊपर 1 इंच जमीन भी रशिया को देने के लिए तैयार नहीं है। और रशिया लगातार यूक्रेन के नए इलाकों के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। हमें लगता है कि अब कोई युद्ध विराम नहीं होगा, कोई शांति समझौता नहीं होगा। एक ही रास्ता बचा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सरेंडर या मर्डर। जी। त्यागी साहब, जिस तरीके से पूरी स्थितियां इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि रूस अब और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में हमले करता नजर आएगा? क्योंकि पुतिन जो है वो लंबे समय से ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब तक जो हमारे टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर लेते हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस बीच जो रूस के परमाणु संयंत्र हैं, जो उसके ऊर्जा के ठिकाने हैं, उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। यानी कि एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि पुतिन को रूस को उकसाने की बात है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल में ये रूस को उकसाया जा रहा है। जी। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अब जी। तक संयम बरता है,
अब तक उसने अपने लीथल हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है, वरना उसके पास ऐसे ऐसे लीथल हथियार हैं, जैसे ऑरेशनिक मिसाइल। अब ये मिसाइल जहां गिरती है वहां पे 4000 डिग्री जी सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पैदा करती है, यानी कि जहां गिरेगी सब कुछ उसका इवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, और इसे कोई रडार रोक नहीं सकता। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, रडार की पकड़ में आ ही नहीं सकती। और रशिया के प्रेसिडेंट ने चैलेंज भी दिया था कि सारा अमेरिका और सारे यूरोपियन यूनियन के देश मुझे बता दें, मैं उस जगह पे इस मिसाइल को डालता हूं, वो रोक सकें तो अपने रडार से उसे रोक के दिखा दे। लेकिन उसने एक अलबत्ता टेस्ट करने के अलावा उसका अब तक इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उसने उसको शायद डिप्लॉय किया है बेलारूस में, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। मीन्स के पुतिन ने संयम बरता। अब क्या कर रहा है यूक्रेन, जी पता नहीं। ये कहते तो ये है कि यूरोपियन प्लान है, बड़ी प्लान है। क्या प्लान है? कि रशिया के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अटैक करो। अच्छा, ऑलरेडी यूक्रेन जेपोरेजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर और कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमला कर चुका है, और वो हमला काफी नजदीक हुआ है। अभी तक ये तो जानकारी नहीं मिली है कि रेडिएशन हुआ है या नहीं, लेकिन रेडिएशन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अब ये कोई प्लान बनाया है कि वेस्टर्न रशिया में रशिया के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, और उन तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया जाए। योजना ये है कि उनके हमले के बाद रशिया ईस्टर्न यूरोप की तरफ अटैक करने की अपनी प्लान को छोड़ देगा, और अगर उसको छोड़ देगा तो फिर हो सकता है कि वो हमारे यहाँ कब्जाई गई जमीन को भी छोड़ दे। अब ये प्लान शेख चिल्ली जैसी प्लान लगती है। भाई अगर मान भी ले थोड़ी देर के लिए कि रशिया अटैक कम कर देगा या बंद कर देगा, लेकिन क्या न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन इस बात को मान लेगा? रेडिएशन तो बाउंड्री की परवाह किए बगैर चारों तरफ फैलेगा, और पूरा यूरोप इसकी जद में आ सकता है। मैं नहीं समझता कि यूरोप के सेंसिबल लीडर्स इस बात को कहेंगे या इस बात को होने देंगे। तो ये और जो जहां तक एनर्जी सेंटर्स के ऊपर अटैक की बात है, वो कब तक करेगा? रशिया में आपको ताज्जुब होगा, रशिया के लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्टालिन रहा होता तो अब तक उसने न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। वो कहते हैं कि अमेरिका ने पर्ल हार्बर के अटैक के बदले में जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, और पर्ल हार्बर में अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना रशिया को ऑलरेडी इतने सारे हमलों के बाद हो चुका है। यानी कि दबाव है, भयंकर दबाव है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर। और अगर एक लिमिट होती है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट एटॉमिक एक्सप्लोजन में भी होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट होने के बाद में फिर आदमी मरता क्या ना करता। रशिया ने भी अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को चेंज कर लिया है। लिहाजा आवश्यकता पड़ी, और जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए और रशिया कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर दे। जी बिल्कुल सर। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका भी। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो स्थितियां ये इस वक्त बनती नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक और बैकफुट पर नजर आ रहे थे जेलेंस्की यूक्रेन, अब यूक्रेन आगे बढ़कर रूस के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, रूस को उकसा रहा है। दूसरी ओर नाटो से मदद मांग रहा है, ब्रिटेन के पास जा रहा है, यूरोप के जो तमाम देश है वो यहाँ पर सीधे तौर पर रूस का विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसे में ये माना जाए कि जानबूझकर रूस को उकसाया जा रहा है ताकि रूस कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए यूक्रेन के ऊपर और रूस को फिर दुनिया से अलग थलग किया जा सके? अभिषेक साहब, मैं दरअसल चीजों को वैसे नहीं देख रहा हूँ जी जैसे कि आप या त्यागी साहब देख रहे हैं। पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि रूस एक आक्रांता देश है, वो एक साम्राज्यवादी देश है। जी जितने भी जो कम्युनिस्ट देश रहे हैं ये हमेशा साम्राज्यवादी रहे हैं, और भारत की नीति ऐसे ही साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ रही है। जी साम्राज्यवाद से मतलब कि वो अपनी जमीन को बढ़ाना चाहते हैं, अधिक से अधिक देशों पे कब्जा करना चाहते हैं, तो ऐसे देश साम्राज्यवादी या आक्रांता देश कहलाते हैं। दूसरी बात ये कि ये केवल जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब का नहीं है, केवल ईगो की लड़ाई नहीं है। यहाँ जी
यूक्रेन की अस्तित्व की लड़ाई है। और आज भी अगर आप वहां पे, ये परसों की बात है जो मैंने यूक्रेन में मेरे मित्र जब उनसे बात की और जेलेंस्की साहब की पॉपुलैरिटी के बारे में पूछा, तो 60 से 65% लोग आज भी उन्हें अपना लीडर मानते हैं, उनको पसंद करते हैं। जैसा कि जी। ये बहुत सारा प्रोपेगेंडा में ये बताया जाता है कि एक वो कॉमेडियन है या वो है, वैसा वहां की जनता नहीं मानती है। तो वो एक वहां के मास लीडर हैं और पूरा यूक्रेनी समाज जो चाहता है कि वह रसिया का आधिपत्य स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सोवियत संघ के जमाने में यूक्रेन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। जो डेवलपमेंट बाकी यूरोप में हुआ, वैसा डेवलपमेंट इस ईस्टर्न जो यूरोप है या ऐसे कंट्रीज में नहीं हुआ। आज भी वहां पे कम्युनिज्म के खिलाफ काफी नफरत है, चाहे वो युगोस्लाविया जो अब टुकड़े टुकड़े हो चुका है, चाहे वो चेकोस्लोवाकिया हो जो कि अब चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया में बदल चुका है, या तमाम पोलैंड वगैरह तमाम देश हैं। उनमें एक खास तरीके का वो जो शासन का जो तंत्र था या अर्थव्यवस्था का तंत्र था, उसके प्रति एक नफरत है, खासकर साम्राज्यवाद के प्रति। अगर वो यूरोपियन यूनियन बना है तो सारे देशों को जबरदस्ती कब्जा करके नहीं बना है। तो मैं अपनी बात की तरफ लौटता हूं कि पहले तो चीजों को हमें ऐसा देखना होगा कि रूस एक आक्रांता देश है। और मैं जो कह रहा हूं, भारत सरकार का भी वही स्टैंड है। भारत सरकार ने भी बार बार पुतिन साहब से और जेलेंस्की साहब से कहा है कि युद्ध इसका समाधान नहीं हो सकता है, साम्राज्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही हम सीधे सीधे रूस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से इन सब चीजों को कहा है। जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे जो सिद्धांत रहे हैं, जो हमारे जो मूल्य रहे हैं, उन मूल्यों के अनुरूप हमने हमारी विदेश नीति में कहीं पर भी विचलन नहीं किया है। और यही वजह है कि जेलेंस्की साहब भारत में मोदी साहब का धन्यवाद कर रहे हैं जब उन्होंने उनके यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पे बधाई दी है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि चीजें क्या है। अब इसके बाद में रूस के न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहे हैं कि उकसा रहे हैं, वो तो पहले से ही एक आक्रांता देश है, पहले से ही उसकी नीयत ठीक नहीं है रूस की। ऐसे में उकसाना क्या होता है, वह अपने हितों के लिए लड़ रहा है और खासकर वो पूंजीवादी हित हैं। जो सोवियत संघ का जो समाज था वो एक तरीके से सरकारी पूंजीवाद का ही दूसरा रूप था। इसको हम देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉर संभव है, तो वो जमाना गया जब पर्ल हार्बर या वहां पे जब जापान ने अटैक किया तो उसके बदले में हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक इसलिए कर पाया, बॉम्बार्डमेंट इसलिए हो पाया, खासकर एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि जापान के पास या दुनिया के पास इसका कोई विकल्प नहीं था। पर आज ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन में भी एकत्व का भाव है। भले ही वो यूक्रेन को उस तरीके से मदद नहीं कर पा रहा है, पर आज के समय में परमाणु हमला करना केवल हंसी खेल नहीं है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके जवाब भी उतना ही सॉलिड तरीके से फिर खुद पुतिन साहब को अपनी गद्दी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो यह एक तरीके का डेटरेंस पावर होता है। वो केवल अपनी रक्षात्मक उपायों के लिए या खासकर डिप्लोमेसी के लिए इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है, जिसमें परमाणु ताकत भी है। फ्रांस जैसे देशों ने तो अपने परमाणु बमों तक में कमी की है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास 500 परमाणु बम हो या आपके पास केवल 70 परमाणु बम ही हो, जैसे कि भारत में संख्या का अनुमान है। दोनों ही देश एक धरातल पे हैं, क्योंकि एक परमाणु बम भी उतना ही विनाश करेगा जितना कि 500 में से कोई भी एक बम गिराया जाएगा। तो ये एक तरीके का डेटरेंस पावर है जो कि आपको एक तरीके का वो सुरक्षा देता है। तो मैं चीजों को ऐसे देखता हूँ अभिषेक साहब। तो यहाँ पे जो परेशान देश है वो यूक्रेन है और रूस एक आक्रांता देश है। हमारे संबंध रूस से भले ही अच्छे हो, पर हम अगर मानवता के धरातल पर देखें तो वहां पे हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। और जो जिंदा देश हैं वो अपना लोगों को खोकर भी वो गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। जी। और क्योंकि वहां पे जो यूरोपियन देश हैं, जो खासकर यूक्रेन है, तो यूरोप में जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम को लेकर जो उन लोगों के बीच में जो विश्वास है वो कुछ इसी प्रकार का है कि वो रूस के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और उसी के लिए वो लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं या बलिदान दे रहे हैं। अभिषेक साहब। ठीक है त्यागी जी, दूसरी ओर रूस ने जिस तरीके से पहले ही कहा था कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
यूक्रेन की मदद करेगा, उसका मतलब सीधा ये हुआ कि वो सीधे तौर पर रूस से दुश्मनी ले रहा है। अब ऐसे में जिक्र मैं लेकर ब्रिटेन को कर रहा हूं, जिस तरीके से ब्रिटेन एक ब्लूप्रिंट तैयार करके यूक्रेन को दे रहा है और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यूक्रेन हमले कर रहा है रूस के ऊपर। दूसरी ओर नाटो देशों से भी मदद मांग रहा है। तो ऐसे में क्या त्यागी साहब ये माना जाए कि नाटो देशों से दुश्मनी रूस की ओर बढ़ेगी और ब्रिटेन के भी खिलाफ अब रूस जाएगा? जी, रशिया बिल्कुल जाएगा। और जो अरविंद जी कह रहे हैं, पहली बात तो ये कि एक इतना सलीका होना चाहिए जी। कि एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट की बात को काटे बगैर अपनी बात कहे। अब क्या गारंटी है कि इनकी जो ओपिनियन है वो सही है? और विदेश मामलों के जानकारों ने ही आज दुनिया में बहुत सारे देशों को नपुंसक सा बना दिया है। हम तो उभरे हैं उसमें से। एक जमाने में हिंदुस्तान को बैठी हुई बत्तख कहा जाता था। आज जब हम उभरे हैं और जब हम कहते हैं कि रूसी आक्रांता देश है, तो क्या अमेरिका आक्रांता देश नहीं कहा जाएगा, जिसने 1991 में रशिया के फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वादा किया था कि वो नेटो की संख्या को आगे नहीं बढ़ाएगा, मगर 15 से बढ़ा के ले गया। और युद्ध के दौरान भी तो स्विट्जरलैंड और इसको फिनलैंड को उसमें ज्वाइन करा लिया, 32 देश बना लिए। पूरी की पूरी जो वेस्टर्न सीमा है रशिया की, वो वहां तक अमेरिका ने पहुंच बना ली और वहां पे अपनी मिसाइलें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो आना निश्चित है। ऐसे ही जहां तक अब नेटो का सवाल आपने पूछा, हाँ, ब्रिटेन के खिलाफ ब्रिटेन ने तो ये कहा है ना कि मैं यूक्रेन को अगले 100 साल तक मदद करूंगा। पहले वाले प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि 100 साल तक मदद करूंगा, और नेटो उसको पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या वो नेटो ये नहीं समझ रहे कि ये यूक्रेन ही है जिसके खिलाफ अब हंगरी भी है, जिसके खिलाफ अब स्लोवाकिया भी है, जिसके खिलाफ अब पोलैंड भी है, और जिसके खिलाफ अब जर्मनी भी है। त्यागी जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया रूस का अगला कदम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करना होगा, जहां यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर ट्रंप का बयान सामने आया। यूरोप यूक्रेन को देगा सुरक्षा की गारंटी, अमेरिका बैकअप के तौर पर शामिल होगा। नाटो देश यूक्रेन को सुरक्षा देंगे, यूक्रेन अमेरिका यूरोप से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन जो है वो अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी मांगी है। हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से यूक्रेन अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि हम बैकअप में खड़े हैं, क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा युद्ध पर? देखिए अभिषेक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सुरक्षा की गारंटी मामला एकदम वाजिब है, पर अमेरिका अभी तक किसी भी तरीके के ऐसे वादे में बंधना नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक तरीके से नेटो जैसा ही एक तरीके का संधि पत्र होगा जिसे रूस स्वीकार करेगा या नहीं स्वीकार करेगा। यहाँ मैं जो त्यागी साहब से असहमति जताते हुए ये विनम्रता पूर्वक ये निवेदन कर रहा हूँ कि असहमत होने का मतलब बात काटना नहीं होता है। अगर आप उम्र या किसी भी लिहाज से अगर आप सच कहने से डर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये वाजिब नहीं है। तो असहमति होना जरूरी है, क्योंकि असहमति से ही नए विचारों का पैदा होता है। अगर आप हर चीज में सहमति रखेंगे तो वह है। मैं अपनी बात पे लौटता हूँ। तो ऐसे में यह तो तय है कि दरअसल रूस एक आक्रांता, क्योंकि रूस के या पुतिन साहब के इसी डिसीजन के कारण हजारों लोग मारे गए हैं। जो संख्या मोटा मोटी अगर क्रीमिया के युद्ध से लेकर अब तक का आकलन करें तो 70,000 से 80,000 लोग मारे गए हैं। क्या इतिहास ऐसे मतलब खूनी आदमी को करेगा? और रूस का विरोध करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप अमेरिका का पक्ष ले रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 60,000 लोगों का नरसंहार किया है वहां पर गाजा पट्टी में, और अभी 60,000 केवल गाजा का है। अगर पूरा हिसाब लगाएंगे तो ये भी 70-80,000। क्या ऐसे खूनी लोगों को क्या इतिहास माफ करेगा? तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे